एक दिन बिट्टू बाहर से अपने घर में आता है और उसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है। तभी बिट्टू अपनी माँ से कहता है, माँ क्या बना रही हो? खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। बेटा तुम्हारे फेवरेट बैंगन के पकोड़े बना रही हूँ। सच्ची? फिर तो आज मैं बहुत सारा खाना खाऊंगा। आखिर मेरे फेवरेट बैंगन के पकोड़े जो बन रहे हैं। अरे हाँ बाबा, तुझसे जितना बन पाए तो उतना खा लियो। अर्चना अपने छोटे से परिवार के साथ एक खुशहाल जीवन बिता रही थी। क्योंकि अर्चना के घर में सबको उसके हाथ के बैंगन के पकोड़े बहुत पसंद थे, इसलिए कोई भी खुशखबरी होती तो अर्चना घर में बैंगन के पकोड़े ही बनाया करती। अर्चना बैंगन के पकोड़े बनाकर जैसे ही हटती है, वैसे ही वहाँ अर्चना का पति विनोद आ जाता है। लगता है मैं बिल्कुल सही समय पर आया हूँ। गर्मा गर्म पकोड़े तो बनकर तैयार है। अब मैं भी गर्मा गर्म सभी के साथ बैठकर बैंगन के पकोड़े खाऊंगा। बैंगन के पकोड़े तो तैयार होने ही थे बेटा। आखिर तेरी पोस्ट जो बढ़ गई, अब तो सैलरी के साथ साथ तू शहर में काम करेगा, वो भी बहुत बड़ी कंपनी में। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? माँ मैं आजकल शहर नहीं जा रहा। कंपनी की तरफ से हमें घर भी मिल रहा है। अब हम सब शहर में ही रहेंगे और बिट्टू की पढ़ाई भी शहर में ही कराएंगे। तो बिट्टू अब तुम्हें और मेहनत करनी होगी, क्योंकि वहाँ बहुत बड़े बड़े स्कूल हैं और वहाँ पर बिना टेस्ट के स्कूल में एडमिशन नहीं होता। अगर तुम्हें अच्छे से स्कूल में पढ़ाई करनी है तो बहुत तैयारी करनी होगी, ताकि तुम टेस्ट पास कर सको और अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर सको। हाँ पापा, मैं बहुत मेहनत करूंगा, क्योंकि मुझे अच्छे स्कूल से पढ़ाई करनी है। वैसे हम लोग शहर कब जाएंगे? कब से आपको नए ऑफिस में बुलाया है? बस अगले महीने की 1 तारीख को ही हमें शहर शिफ्ट होना है, तो उसके हिसाब से 27 या 28 तक हमारी फ्लाइट की टिकट बन जाएगी। हे भगवान, फ्लाइट की टिकट तो बहुत महंगी होती है। अरे बाबा, कंपनी ही बनाएगी टिकट। इसके बाद हम 30 या 31 तक शहर में पहुंच जाएंगे और 1 तारीख से मैं अपनी नई कंपनी में ज्वाइन कर लूंगा। तब से शुरुआत होगी हमारी नई लाइफ की। बहू, इसका मतलब है अब हमारे पास सिर्फ 10 दिन बचे हैं। जल्दी से तू सारी पैकिंग करके रख ले, कहीं कुछ सामान छूट ना जाए। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही है। मैं अभी से तैयारी शुरू कर देती हूँ। अगर हमारा कोई भी सामान छूट गया ना, तो हम दोबारा शहर से गाँव अपना सामान लेने थोड़ी ना आएंगे। माँ, कुछ पैकिंग करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने बस कपड़े और जरूरत की कुछ चीजें पैक कर लीजिए, क्योंकि सब कुछ कंपनी दे रही है हमें। अच्छा चलो, बातें बहुत हो गई हैं, अब जल्दी से गर्मा गर्म पकोड़े खाए जाएं। वैसे भी अर्चना के पकोड़ों की बात ही अलग है। जो भी कहो अर्चना, तुमसे अच्छा बैंगन का पकोड़ा कोई नहीं बना सकता। यहाँ किसी को बैंगन पसंद नहीं, लेकिन जब तुम पकोड़े बनाती हो तो हम सब तुम्हारे बैंगन के पकोड़ों के दीवाने हो जाते हैं। अर्चना की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। समय बीतता है और देखते ही देखते शहर जाने का दिन पास आने लगता है। ऐसे ही एक दिन विनोद फोन पर अर्चना से बात करते हुए कहता है, अर्चना, मुझे फ्लाइट की टिकट मिल गई है। परसों ही हम सब शहर के लिए निकल रहे हैं, तो तुम आखिरी बार गांव में हम सब के लिए बैंगन के पकोड़े बना लो और सभी को अलविदा कह दो। अच्छा ठीक है, बना दूंगी, आप बस जल्दी से आ जाओ। आज विनोद की खुशी दुगनी हो गई थी, क्योंकि वो बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ गाड़ी चला रहा था। पर तभी अचानक से उसके गाड़ी के सामने एक ट्रक आ जाता है और उसी समय विनोद का कार एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें विनोद अपने पूरे परिवार वालों का साथ छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। विनोद के जाने के बाद विनोद का परिवार बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। ऐसे ही एक दिन, दादी, जब से पापा की मौत हुई है तब से माँ ने तो बैंगन के पकोड़े बनाना ही छोड़ दिया। माँ से कहो ना, आज वो हमारे लिए बैंगन के पकोड़े बना दे। हाँ बेटा, मैं बोलूंगी तेरी माँ से। इस तरह आशा अपनी बहू अर्चना से बैंगन के पकोड़े बनाने के लिए कहती है। माँ जी, मैं बैंगन के पकोड़े कैसे बनाऊं? आप जानती है ना, जब से विनोद हमें छोड़कर गए हैं, हमारे ऊपर कैसे दुखों का पहाड़ टूट गया है। ये घर चला पाना मुश्किल हो रहा है और आप बिट्टू को दिलासा दे रही है कि मैं बैंगन के पकोड़े बनाऊंगी। माँ, इस समय मुझे कहीं काम नहीं मिल रहा। अरे ये सोच सोच कर मेरा तो सर फटा जा रहा है कि घर कैसे चलाऊं। 2 महीने से बिट्टू के स्कूल की फीस नहीं गई है। अगर स्कूल की फीस नहीं भर पाई तो इस बार तो स्कूल वाले बिट्टू को स्कूल से निकाल ही देंगे। जब से विनोद जी गए हैं तब से घर का किराया नहीं गया है। घर के खर्चे खत्म ही नहीं हो रहे। आपकी दवाई खत्म हो गई है।
मेरे पास इन सबको पूरा करने के लिए पैसे नहीं हैं और इसे बैंगन के पकोड़े खाने हैं। अर्चना और उसका पूरा परिवार अपने ऊपर दुखों को झेल रहे थे। उनके घर की आर्थिक स्थिति समय के साथ साथ बिगड़ती जा रही थी और इसी बीच एक औरत अर्चना से मदद मांगने आती है। अर्चना बहन, मेरे घर पर कुछ मेहमान आए हैं। मैंने सोचा कि उन्हें पकोड़े बनाकर दे दूं, पर मेरे घर में एक भी सब्जी नहीं है और तुम तो जानती हो ना, बैंगन के पकोड़े बना पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। मेरे घर में सिर्फ बैंगन रखे हैं, तो तुम प्लीज घर आकर मेरे मेहमानों के लिए बैंगन के पकोड़े बना दो ना, ताकि मेरी इज्जत बच जाए। बेटा, मेरी बहू इस वक्त कहीं नहीं जाएगी। बड़ी मुश्किल से हमें जूड़ा बनाने का काम मिला है। अगर वो तुम्हारे घर में जाकर बैंगन के पकोड़े बनाएगी तो हमारा दिन में जो मुश्किल से 100 रुपए की दिहाड़ी बनती है वो भी नहीं बन पाएगी। और तू तो हमारे घर के हालातों से बखूबी वाकिफ है। आंटी जी, मैं आपकी परेशानी समझती हूँ, इसलिए मैं अर्चना बहन से किसी भी तरह का कोई फ्री में काम नहीं कर पाऊंगी। मैं खुद नहीं चाहती कि आप लोगों का नुकसान हो, इसलिए मैं अर्चना बहन को बैंगन के पकोड़े बनाने के लिए पैसे दे दूंगी। इसलिए अब आप प्लीज उसे पकोड़े बनाने दीजिए ना। देखिए, इसमें आपका भी फायदा होगा और मेरा भी। दादी, जाने दो ना माँ को, इसी बहाने माँ के बैंगन के पकौड़े फेमस हो जाएंगे और क्या पता हमें आंटी की तरह और भी लोग आकर माँ से बैंगन के पकौड़े बनाएं। इनके 100 रुपए कमाने से तो अच्छा है ना कि माँ 400-500 कमाए, ताकि हमारा घर चल सके। अर्चना और आशा को बिट्टू की बात बहुत पसंद आती है और अर्चना बिना कुछ सोचे उस औरत के घर जाकर बैंगन के पकोड़े बनाती है और वो औरत एक दिन की दिहाड़ी के हिसाब से अर्चना को 500 रुपए दे देती है। जिसके बाद बिट्टू अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं और पापा कहते थे ना आपसे कि आप बैंगन के पकोड़े बहुत अच्छे बनाती हो। आज इतने दिनों बाद ये 500 रुपए देखकर कितनी खुशी मिल रही है। एक समय था जब 500 रुपए हम बाहर जाकर खा कर आ जाते थे और अब ये नौबत आ गई कि दूसरों के घर में बैंगन पकोड़े बनाकर हमने ये 500 रुपए कमाए हैं। माँ जी, अब क्या कर सकते हैं, यही हमारी किस्मत है। काश कि इस तरह रोज मुझे काम मिल जाता तो मैं डेली का 500 रुपए कमा लेती। माँ, हमें स्कूल में मैडम ने सिखाया था कि अगर हम अपना खुद का बिजनेस करें तो ज्यादा फायदा है। अगर आप इन 500 रुपए से बेसन और बैंगन खरीदकर बाजार में या कहीं पर भी बैंगन के पकोड़े बनाकर बेचे तो हमें काफी ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि हम जो घर से बनाते हैं ना पकोड़े, उसमें हमें ज्यादा फायदा नहीं मिलता। अगर हम अपने पकोड़े खुद बनाकर बेचे तो हमारा ज्यादा बिजनेस होगा। बिट्टू की बात अर्चना और आशा को पसंद आ जाती है। अब अर्चना बिट्टू के कहे अनुसार घर में थोड़े से बेसन और बैंगन लेकर आती है और उन्हें बनाकर बाजार में गरीब माँ के पकोड़े के नाम से बेचने लगती है। गरीब माँ के बैंगन के पकोड़े? अरे बहन, क्या तुम सिर्फ बैंगन के ही पकोड़े बनाकर बेचती हो? भला तुमने ये बिजनेस क्यों शुरू किया? बैंगन यहाँ किसी को पसंद नहीं आता है, इसमें तो तुम्हारा नुकसान ही होगा। भाई साहब, जब आप मेरे हाथ के पकोड़े खाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि मैंने बैंगन के पकोड़े बेचना ही क्यों मुनासिब समझा। अरे बहन, मैं तो हर तरह के पकोड़े खा लेता हूँ, इसीलिए जल्दी से लगा दो मेरे लिए अपने खास स्पेशल बैंगन के पकोड़े। वो आदमी अर्चना का पहला ग्राहक था, इसलिए अर्चना बहुत ही प्यार से उसे बैंगन के पकोड़े देती है और उससे 20 रुपए ले लेती है। और इस तरह एक एक करके अर्चना के पास ग्राहक आते रहते हैं और उसके अच्छे खासे बैंगन के पकोड़े बिक जाते हैं। अब शाम को जब अर्चना घर जाती है तो बिट्टू अपनी माँ से उसके बैंगन के पकोड़ों के बारे में पूछता है। माँ, कैसा रहा आपका पहला दिन? बेटा, जितना हमने सोचा था उतनी कमाई नहीं हुई। बहू, तू हिम्मत मत हार और यूं इस तरह उदास मत हो। अरे किसी भी काम में थोड़ा समय तो लगता ही है। तू बस ये देख कि तूने जितने भी बैंगन के पकोड़े बनाए थे वो सब पकोड़े बिक गए। देखना, कल तेरी और अच्छी कमाई होगी। अपनी सास और बेटे की बात सुनकर अर्चना का हौसला बढ़ जाता है और वो अगले दिन फिर से बैंगन के पकोड़े बेचने जाती है। और आज उसकी दुकान पर काफी भीड़ लग जाती है, जिसे देखकर अर्चना बहुत खुश होती है और खुशी से खुद से बोलती है, सही कहा था माँ जी और बिट्टू ने। लगता है मेरे बैंगन के पकोड़े सभी को पसंद आ रहे हैं, तभी तो लोग मेरे बैंगन के पकोड़ों को इतना खा रहे हैं। उफ, अब शायद मैं अच्छे से अपना घर चला पाऊंगी।
अरे बहन, क्या सोच रही हो? जल्दी से 2 प्लेट मेरे बैंगन के पकोड़े पैक करो ना, मुझे घर जाना है। मेरे बच्चे कब से बैंगन के पकोड़ों का इंतजार कर रहे हैं। हाँ बहन, बस आप ही का पैक कर रही थी। भाई साहब, आप भी बता दीजिए आपके लिए कितने बैंगन के पकोड़े पैक करूं? अपने ग्राहकों को बैंगन के पकोड़े बड़े ही चाव से खाता देख अर्चना का हौसला बुलंद हो जाता है और फिर वो कभी हिम्मत नहीं हारती और इस तरह एक गरीब माँ अपने बैंगन के पकोड़े की वजह से फेमस हो जाती है और अब दूर दराज से लोग आकर अर्चना के बैंगन के पकोड़े खाते हैं। संगीता ने जैसे ही दरवाजा खोला तो अपने सामने एक सुंदर लड़की को पाया जिसने जीन्स और टॉप पहना हुआ था, लेकिन उसकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे कि वो बहुत रोई है। संगीता उसे सामने देखकर हैरान थी। हाँ जी बेटा, कौन हो आप? पहचानो मुझे? संगीता ने अपने आंखों पर लगे हुए चश्मे को ठीक किया और ध्यान से उस लड़की को देखा, लेकिन वो पहचान नहीं पाई। कहीं तुम डॉली बिटिया तो नहीं हो, जहाँ मैं काम किया करती थी? अरे कितनी बड़ी हो गई हो। नहीं, मैं डॉली नहीं हूँ। मुझे ध्यान से देखो और पहचानने की कोशिश करो। संगीता थोड़ा परेशान सी हो गई। उसे याद ही नहीं आ रहा था कि सामने खड़ी हुई लड़की कौन है। उसने आज तक न जाने कितने घरों में काम किया था और वहाँ पर बहुत सी लड़कियों को भी देखा था, लेकिन उनमें से कौन सी लड़की थी जो उसके सामने खड़ी थी? नहीं, मुझे नहीं याद आ रहा। तुम ही बता दो ना कि तुम कौन हो। ठीक है, मैं बता दूंगी कि मैं कौन हूँ, पर क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? संगीता उसे घर के अंदर आने देती है और फिर वो उसे पानी पिलाती है, चाय देती है और वो लड़की तब तक उस छोटे से घर में इधर से उधर सारी दीवारें टटोल चुकी थी, लेकिन वहाँ कोई भी फोटो नहीं था। आप अकेले रहती है? बाकी सब लोग कहाँ पर है? अगर तुम मुझे जानती हो तो फिर तुम ये भी जानती होगी ना कि मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। क्या कहा आपने? सचमुच में आपका कोई नहीं है इस दुनिया में? पर मैंने तो सुना था कि आपकी एक बेटी भी थी। उस लड़की के मुंह से ये सुनते ही संगीता का रंग सफेद पड़ गया। वो उसे ध्यान से देखने लगी। मेरी बेटी? तुम मेरी बेटी को कैसे जानती हो? कौन हो तुम? सच सच बताओ, तुम उसके बारे में कैसे जानती हो? मेरा नाम रूबी है और मैं कल ही इंडिया आई हूँ। मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती थी। ऑस्ट्रेलिया? क्या हुआ? आप इतनी ज्यादा हैरान क्यों हो गई है? क्या आपका कोई रिश्तेदार ऑस्ट्रेलिया में रहता है? नहीं, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। वो लड़की बिल्कुल संगीता के सामने आकर खड़ी हो जाती है और अपने दोनों हाथ संगीता के कंधे पर रख देती है। डरो नहीं माँ, अब छुपाने का कोई फायदा नहीं है। मुझे सब पता है। मेरे मॉम डैड ने मुझे सब कुछ बता दिया। ये सुनते ही संगीता रूबी को कस के गले लगा लेती है और जोर जोर से रोने लगती है। मुझे माफ कर देना मेरी बेटी, उस समय मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था। मैं जानती थी मैं तुझे जिंदगी में कभी भी कुछ नहीं दे पाऊंगी। मैंने अपने दिल पे पत्थर रखकर तुम्हें उन लोगों को सौंप दिया ताकि तुम अच्छी जिंदगी जी सको। माँ, मैं यहाँ इतनी दूर आपसे शिकायत करने के लिए नहीं आई हूँ। मैं आपके साथ अपना और आपका दुख बांटने के लिए आई हूँ। कुछ दिन पहले अचानक डैड की तबीयत बहुत खराब हो गई। मम्मी भी बहुत घबरा गई और फिर उन लोगों ने मुझे बुलाया और सारी बात बता दी और ये सारा सामान भी मुझे दिया। वो जल्दी से अपने पर्स में से एक छोटी सी पायल निकालकर संगीता को दिखाती है। ये वही पायल थी जो संगीता ने अपनी बेटी के तीसरे जन्मदिन पर उसके लिए खरीदी थी। संगीता एक बार फिर रूबी के गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है। तुम तो बहुत अच्छी हिंदी बोल लेती हो। रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बनाती हूँ। कितने दिनों बाद मैं अपनी बेटी को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। संगीता रसोई में खाना बनाने लगती है और रूबी उसके पास ही खड़ी होकर उससे बातें करने लगती है और बातों बातों में संगीता रूबी को बताती है, रूबी बेटा, ये बात तब की है जब मेरी शादी हुई थी और मैं शादी के बाद एक बहुत अमीर घर में गई। तेरे बाबा मुझे बहुत प्यार करते थे, बहुत मान सम्मान देते थे।
यही बात मेरी जेठानी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और वो मेरे खिलाफ बाकी घर वालों के कान भरती रहती। और फिर शाम को जब तुम्हारे बाबा घर आते तो वो सारी बातें उनके कानों तक भी पहुंच जाती। रोज एक ही तरह की बातें सुनते सुनते तुम्हारे बाबा भी मुझ पर गुस्सा करने लगे। क्या है संगीता, पूरे दिन तुम्हारे बारे में इतनी शिकायत सुनने को मिलती है, कोई काम ढंग से नहीं कर सकती हो? दिमाग से पैदल हो क्या? तुम इतने उल्टे पुल्टे काम करती हो कि क्या ही कहें, सारे घर वालों को तुमसे शिकायत है। ये आप मुझसे आज किस तरह से बात कर रहे हैं? आप जानते हैं कि ये सारी बातें झूठी है। मैं सबका ख्याल रखती हूँ, सारे घर का काम करती हूँ। बस बहुत हुआ, 1 साल हो गया है हमारी शादी को, लेकिन मजाल है जो एक दिन भी तुम्हारी शिकायत मेरे कानों तक न आई हो। ये कहकर वो गुस्से में घर से बाहर निकल गए और फिर उनके मरने की खबर आई। मैं उन्हें बता ही नहीं पाई कि मैं गर्भवती हूँ, लेकिन जब ये बात मेरी जेठानी को पता चली तब वो परेशान हो गई। उसे लगा कि प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी मांगने के लिए कोई इस दुनिया में आने वाला है और एक रात उन्होंने मुझे जहर देने की कोशिश की, लेकिन मैंने दूध नहीं पिया और वो दूध बिल्ली पी गई। बिल्ली के मरते ही मुझे समझ में आ गया कि अब मेरा यहाँ रहना बहुत ही खतरनाक है। इसलिए उसी रात मैंने घर छोड़ दिया और मैं शहर आ गई। मैंने इधर उधर काम तलाशने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर अंत में मुझे लोगों के घरों में काम मिला और मैं वही करने लगी। फिर तुम पैदा हुई और देखते ही देखते तुम 3 साल की हो गई। तब ये पायल मैंने तुम्हारे लिए खरीदी थी और तभी जहाँ मैं काम करती थी उनके दोस्त इंडिया आए। वो दोनों तुम्हें देखकर बहुत खुश हुए। वो तुम्हें बहुत प्यार करते थे। मैं घर के कामों में लगी रहती और वो दोनों तुम्हारे साथ खेलते रहते। फिर उनके जाने का समय आया तो उन्होंने मुझसे कहा, देखो तुम अकेली हो और तुम्हारी बेटी, उसकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा हो जाएगी। अगर तुम अपनी बेटी हमें दे देती हो तो हम उसे अपनी बेटी बना लेंगे, उसे अच्छी तालीम देंगे, अच्छा इंसान बनाएंगे। फिर मेरी मालकिन ने भी मुझे समझाया और मुझे लगा कि ये सब सही रहेगा। आखिर में तुम कम से कम कहीं पर भी रहोगी, जिंदा रहोगी और अच्छी पढ़ाई करके एक काबिल इंसान बनोगी। फिर उन्होंने मुझसे कुछ पेपर साइन करवाए और ये फोटो देख रही हो, ये तुम्हारी और मेरी पहली और आखिरी फोटो है साथ में। और वो तुम्हें लेकर ऑस्ट्रेलिया चले गए। शुरू में तुम्हारे बारे में मैं मालकिन से पूछा करती थी, लेकिन फिर एक दिन वो लोग भी ये शहर छोड़कर चले गए और तब से मुझे तुम्हारे बारे में कोई भी खबर नहीं मिली। मैं सब जानती हूँ, खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे इंडियन खाना बहुत ही पसंद है। चलो तो फिर मैं तुम्हें अपने हाथ से खाना खिलाती हूँ। संगीता के हाथ कांप रहे थे। वो रूबी को खाना खिला रही थी। रात को रूबी अपने माँ के पास ही रुकती है और सवाल करती है, आपने कभी अपना हक क्यों नहीं मांगा? अपने ससुराल जाकर क्यों सारी जिंदगी इतनी परेशान रही, यहाँ तक कि अपनी बेटी को भी किसी और को दे दिया। मुझे तुम्हारी जान ज्यादा प्यारी थी मेरी बच्ची। क्या आपके पास में कोई सबूत है कि आप वहाँ रहती थी, आपकी शादी बाबा से हुई थी? ये कैसा सवाल है? हाँ मेरी बच्ची, घर छोड़ने से पहले मैंने वो सारी चीजें समेट ली थी। चलो तुम्हें दिखाती हूँ। संगीता रूबी को वो सारी फोटोज दिखाती है जो शादी के टाइम की थी। उसमें उनके रिश्तेदार भी थे और संगीता अपने पति के साथ बहुत खुश दिखाई दे रही थी। पूरी रात इसी तरह निकल जाती है। अगले दिन सुबह रूबी अपने फोन से उन सब चीजों की फोटोज खींच लेती है और फिर से आने का वादा कर चली जाती है। फिर वो 1 हफ्ते बाद में वापस संगीता के पास आती है और बताती है कि उसने अपनी माँ के हक के लिए लड़ने का सोचा है, इसलिए उसने कोर्ट में केस डाल दिया है। लेकिन इतने सालों बाद क्या जरूरत थी? जरूरत थी माँ, सारी जिंदगी तुम इधर से उधर भागती रही, जबकि वो घर तुम्हारा ही था, तुम्हारा हक था उस घर पर। तुम्हारी बेटी होने के नाते ये मेरा फर्ज है कि मैं अपनी माँ के अधिकार उसे दिला कर रहूं। अगर उन्होंने तुझे कुछ कर दिया तो? नहीं बेटी, बिल्कुल भी नहीं। तुम केस वापस ले लो। अब जिंदगी के दिन कितने बचे हैं, ऐसे ही निकल जाएंगे। नहीं माँ, तुमने बहुत तकलीफ देखी, मैं समझ सकती हूँ। अपनी एक ही बच्ची को किसी और को दे देना सिर्फ इसलिए कि तुम उसकी ढंग से परवरिश नहीं कर सकती। आपको आपका हक दिला कर रहेगी आपकी ये NRI बेटी। और फिर
1 साल में सारे पुख्ता सबूत होने के बाद संगीता अपना केस जीत जाती है और उसे अपने पति की प्रॉपर्टी का हिस्सा मिल जाता है। तुम भी न रूबी बेटा, क्या जरूरत थी इतनी लंबी लड़ाई करने की? कितना पैसा तुमने ऐसे ही बहा दिया, तुम्हारी मेहनत की कमाई थी ये सब। छोड़ो ना माँ, मुझे बस इस बात की खुशी है कि आज तुम्हें सब जानते हैं। तुम्हें गुमनामी की जिंदगी नहीं जीनी है और ना ही गरीबों की। चलो बस इसी बात पर बड़ी आशा खाना बनाकर मिलकर खाएंगे। सब मिलकर खाएंगे? पर तुम्हारे और मेरे सिवा और है ही कौन? तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। संगीता दरवाजा खोलती है तो सामने एक सुंदर सजीला नौजवान खड़ा था और उसके साथ में एक 4-5 साल का लड़का भी। हाँ जी, किससे मिलना है? वो आदमी आगे बढ़कर संगीता के पैर छू लेता है। माँ, इनसे मिलो, इनका नाम दिनेश है। ये मुझे ऑस्ट्रेलिया में ही मिले थे और हम लोगों ने फिर शादी कर ली और ये आपका नवासा है। संगीता की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने छोटे बच्चे को गोद में उठा लिया और बहुत प्यार किया। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं चाहती थी कि पहले मैं अपनी माँ को उसका हक दिलवाऊं, फिर हम सब मिले, ताकि कोई ये ना कहे कि मैंने लालच में ये सब कुछ किया है। मैं बस आपको आपका हक दिलाना चाहती थी। ये सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा है। जो कुछ भी मैंने आज से 28 साल पहले खो दिया था, वो मुझे आज 28 साल बाद सूद समेत मिल गया। क्या नाम है मेरे नवासे का? इसका नाम आदित्य है और प्यार से हम इसे अद्दू बुलाते हैं। और फिर सब लोग बैठकर खाना खाते हैं। आज रात में सब लोग घूमने के लिए जाते हैं। कितने सालों बाद आज संगीता को लगा कि उसकी भी अपनी कोई पहचान है। आज उसकी बेटी ने उसे एक नई पहचान दी है और उसके बाद संगीता अपने हिस्से का सब कुछ बेचकर एक अच्छी जगह पर छोटा सा घर ले लेती है। रूबी को गोद लेने वाले माता पिता भी इंडिया आ जाते हैं और अब संगीता और अपनी NRI बेटी और दामाद और नवासे और डैनियल और उसकी पत्नी के साथ वहाँ पर रहने लगती है। और साथ ही साथ वो एक ऐसा आश्रम भी खोलती है जहाँ पर जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाया जा सके और उनकी अच्छी परवरिश की जा सके। मैं किन शब्दों में तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं कि तुमने मुझे गलत ना समझकर मुझे समझने की कोशिश की। तुम विदेश में पली बड़ी, लेकिन तुम्हारे संस्कार बहुत ही अच्छे हैं। आखिर NRI बेटी ने अपनी माँ का सर ऊंचा कर दिया।